हेलो साथियों, नमस्कार। मैं जय चौधरी प्रयास के डिजिटल मंच से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हिस्ट्री के जो आपके टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आए हैं उसके संदर्भ में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन जो है वो निम्न कथनों में से सत्य कथन को छांटिए। देखिए, राइसिंग से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसके संदर्भ में हमें बात करनी है। राइसिंग राठौड़ को अकबर ने 6000 का मनसब दिया, ये स्टेटमेंट गलत है। राय सिंह राठौड़ जो है अकबर का मनसबदार था। अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा, अर्थात दोनों का मनसबदार था। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अकबर और जहांगीर दोनों का मनसबदार रहा। अकबर ने इसको 5000 का मनसब दिया, न कि 6000 का, ये ध्यान रखना है। शुरुआत में 4 फिर बढ़ा के कर दिए 5, तो ये 5000 का मनसब है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा स्टेटमेंट, राय सिंह चंद्रसेन से पराजित होने पर आगरा लौट गया, ये भी स्टेटमेंट गलत है। राय सिंह चंद्रसेन से पराजित नहीं हुआ था, चंद्रसेन को पराजित किया था राय सिंह ने, और वो कालांतर के अंदर जोधपुर का प्रशासक रहा। राय सिंह को मारवाड़ का 3 वर्ष के लिए प्रशासक नियुक्त किया था। 72, 73 और 74, ये 3 वर्षों तक मारवाड़ का प्रशासक रहा। तो ये स्टेटमेंट सत्य है। कांठोली का युद्ध हुआ है 1573 में। तो राय सिंह के द्वारा कांठोली के युद्ध में गुजरात के मिर्जा बंधुओं को पराजित किया था। तो इसके अंदर ऑप्शन 3 और 4 जो है वो करेक्ट है। तो इसका सी आंसर सही है। कौन सा आंसर सही है? सी आंसर सही देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। मारवाड़ के चंद्रसेन के संबंध में सत्य कथन है। विवेश्वरनाथ रेव ने चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप की संज्ञा दी, ये गलत है। विवेश्वरनाथ रेव ने इसको भूला बिसरा राजा कहा है। चंद्रसेन को क्या कहा है? भूला बिसरा राजा। हाँ, चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप जरूर कहा जाता है, लेकिन ये उपाधि विवेश्वरनाथ रेहू की नहीं है। मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, लेकिन विवेश्वरनाथ रेव ने इसे भूला भटका राजा की संज्ञा दी है। दूसरा, अंतिम समय चंद्रसेन मारवाड़ की जनता चंद्रसेन से असंतुष्ट हो गई थी, बिल्कुल करेक्ट, सही है। उसका कारण ये है कि अंतिम समय में जब इसके पास धन की कमी हो गई थी तो जनता को लूटने लग गया था। तो जनता को लूटने के कारण मारवाड़ की जनता असंतुष्ट रही। नेक्स्ट है, चंद्रसेन ने पोखरण किले को भाटी हर्राय को 1 लाख फदिये सिक्कों के बदले दिया, ये भी सत्य है। देन चंद्रसेन ने अंतिम समय सिचिया पाली में गुजारा, बिल्कुल गुजारा है, ये भी सत्य है। यहीं पर चंद्रसेन की मृत्यु हुई और यहीं पर इनकी छतरी बनी है। तो 2, 3 व 4, ये सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, मान सिंह के निम्न में से कौन से दरबारी विद्वान नहीं थे या नहीं था? आया मार्ट है, जगन्नाथ है, पुंडरिक विठल है, अमर कवि नहीं। तो 1, 2 और 3, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, मान सिंह के विजय अभियानों का क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो मान सिंह के क्रमानुसार विजय अभियान आप देखोगे तो सबसे पहले इसने पेशावर और अटक को जीता था। देन उसके बाद में रोशन नाई व यूसुफ जाई किले पर अधिकार किया। तो ये 1581-82 में है, ये 1585-86 के अंदर है। देन इसके बाद में मानसिंह को अकबर के द्वारा वहां का सूबेदार नियुक्त किया गया था। कहां का? काबुल का सूबेदार नियुक्त किया 1585। 3 प्रांतों का सूबेदार रहा है। फिर 87 में इसको बुलाया जाता है और 87 में अकबर के द्वारा मानसिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। उस दौरान इसने खड़गपुर के शासक को पराजित किया। किसको पराजित किया? खड़गपुर के शासक को पराजित किया जाता है। और देन उसके बाद में आप देखोगे 1594 के अंदर
बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया और बंगाल को जीता और बंगाल के राजा केदार को पराजित किया। और केदार को पराजित करने के बाद यहाँ से शिला माता की मूर्ति लाई जाती है और उसको आमेर दुर्ग के अंदर स्थापित करवाई गई, जो कछुआओं की आराध्य देवी है। तो इसका मतलब इसके अंदर 1, 2, 3 और 4, ये पहला स्टेटमेंट सही है, मतलब पहला ही ऑप्शन जो है वो सत्य है। नेक्स्ट देखिए, अकबर द्वारा बीकानेर के राय सिंह को कौन सी जागीर दी गई थी? तो अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में राय सिंह मनसबदार रहे। जूनागढ़ की जागीर दी गई, जूनागढ़ ये गुजरात है। उसके बाद आप शमशाबाद और नूरपुर की जागीर की बात करोगे तो ये मरने से पहले अकबर ने दे दी थी 1604 के आसपास। और सौराष्ट्र गुजरात की जागीर भी दी गई। तो ये चारों ही ऑप्शन सत्य है, अर्थात चारों ही प्रदेश अकबर के द्वारा बीकानेर के राय सिंह को जागीर के रूप में भेंट किए थे। नेक्स्ट देखिए, सही कथन को छांटिए। मानसिंह अकबर व जहांगीर की सेवा में मुगल दरबार में रहा, बिल्कुल रहा है। मृत्यु पर्यंत तक 1562 से लगाकर जब तक ये मरा तब तक वहीं रहा। नेक्स्ट देखिए, राय सिंह जहांगीर और शाहजहां की सेवा में रहा, नहीं, अकबर और जहांगीर की सेवा में रहा है। चंद्रसेन ने अकबर का प्रतिरोध जीवन पर्यंत तक किया, बिल्कुल किया। चंद्रसेन अकबर का आजीवन प्रतिरोध करता है। मानसिंह का मनसब अकबर ने राज्याभिषेक के दौरान 7000 कर दिया, ये गलत है। 7000 मनसब किया जरूर था, लेकिन कब किया? 1604। अकबर जब मरेगा उससे थोड़ा सा पहले 1605 में मरा, तो 4 के अंदर ये मनसब बढ़ाकर 5 से कितना कर दिया? 7। इसके अलावा मिर्जा अजीज कोका, उनका मनसब भी अकबर के द्वारा 7000 किया गया। तो इसके अंदर ऑप्शन 1 और 3 सही है, ये बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, तो ये तो थे हमारे राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चन। उसके बाद आप देखोगे तो इंडियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो आगे अपन देखते हैं। इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन कहाँ से हैं अभी देख लेते हैं। हम्म, 46 से है क्वेश्चन नंबर 46 जो है, वहां से इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन है। ये देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कूट पर आधारित उपयुक्त उत्तर को चुनिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। असहयोग आंदोलन अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। तो इसी क्रम के अंदर ये 1, 2, 3, 4, ये पहला स्टेटमेंट या पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 का सुमेलित करना है। लाला हरदयाल का संबंध गदर पार्टी से। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में सोहन सिंह भाकना के सहयोग से लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी और गदर नामक ही पत्रिका का प्रकाशन किया। तो ये पत्रिका है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाली पत्रिका का प्रकाशन किया था, बिल्कुल सत्य है। विपिन चंद्र पाल ने वंदे मातरम का प्रकाशन किया।
किसका प्रकाशन किया? वंदे मातरम का प्रकाशन किया। और श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशलॉजिस्ट, भारतीय समाजवाद। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सत्य कथन है। 1 2 3 4 बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट देखिए 48वां क्वेश्चन पे आप आ जाइए। बाल गंगाधर तिलक ने किस तरह लोगों में राष्ट्रीय भावना भरने का कार्य किया? ब्रिटिश सरकार की भारतीयों के विरुद्ध की गई ज्यादतियों को अपने पत्र केसरी में प्रकाशित करके, बिल्कुल ये कथन सत्य है। इसके अलावा मराठा पत्रिका और थी, इंग्लिश में प्रकाशित होती थी, केसरी जो है मराठी में प्रकाशित होती, और मराठी में प्रकाशित होने वाली केसरी पत्रिका में सरकार की जब आलोचना की गई तब तिलक को पहली बार 18 माह की जेल हुई और ये भारत के पहले राजनीतिक कैदी के रूप में तिलक को माना जाता है। दूसरा, एक भगवान गणेश के सम्मान में उत्सवों को आयोजित करके शिवाजी के संप्रदाय की पुनर्स्थापना की, बिल्कुल सत्य है। गणेश महोत्सव 1893, शिवाजी महोत्सव 1895 में उत्सवों के माध्यम से लोगों को संगठित करने का प्रयास किया। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके, बिल्कुल 1919 के अंदर मुस्लिम लीग के अली बंधुओं के द्वारा जो खिलाफत मूवमेंट चलाया गया था उसमें गांधी और तिलक ने समर्थन किया था, तो ये तीनों ही सत्य कथन है। नेक्स्ट देखिए 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहां पर हुई? 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहां पे हुई? दिल्ली में हुई। दिल्ली में कौन सा स्थान है? फिरोज शाह कोटला। कहां पर? फिरोज शाह कोटला में। तो इस HHRA के संस्थापक सदस्यों में चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है, भगवती चरण वोहरा है, ये कुछ सदस्य है। उनके माध्यम से ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन होता है और इन्हीं सदस्यों के द्वारा कालांतर में 11 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या की। कालांतर के अंदर भगत सिंह और बीके दत्त के द्वारा दिल्ली के विधानसभा में बम फेंका जाता है 8 अप्रैल 1930 को। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु पर फिर लाहौर षड्यंत्र केस सेकंड चलाया जाता है, सेकंड लाहौर षड्यंत्र केस। और इस केस के तहत क्या हुआ? 23 मार्च 1931 को इन तीनों बंदों को फांसी दी जाती। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किसने 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के सहयोग के प्रस्ताव का समर्थन किया था? मोतीलाल नेहरू। 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन के अंदर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रस्ताव रखा था, तो उसका सहयोग मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। देखिए कला और संस्कृति का जो पहला क्वेश्चन है वो है संत पीपा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन दे रखे हैं, उसमें से आपको सत्य कथन को छांटना है। सबसे पहले देखिए इनका जन्म 1425 गागरोन झालावाड़ में हुआ था। बिल्कुल गागरोन झालावाड़ में। इनके पिता का नाम था कड़ावाराव खींची। कड़ावाराव खींची के यहां हुआ था। दूसरा इनके गुरु का नाम रामानंद, तो ये काशी जाकर रामानंद के शिष्य बने थे। काशी जाकर रामानंद का शिष्य बना और रामानंद से इन्होंने दीक्षा ली और रामानंद ने कहा, देखिए संत पीपा के बचपन का नाम था प्रताप सिंह। जब संत पीपा
रामानंद जी से मिला और रामानंद जी का जब शिष्य बना तो रामानंद जी ने उसको आशीर्वाद दिया कि तू भी पी और औरों को भी पिला, इसलिए इनका नाम पड़ा था पीपा। तो काशी जाकर ये रामानंद के शिष्य बने, ये भी सही है। इनका प्रमुख मंदिर समदड़ी बालोतरा में स्थित है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा को इनका मेला लगता है। पीपापंथी दर्जी समुदाय इन्हें अपना आराध्य देव मानता, बिल्कुल सही है। तो संत पीपा के संबंध में चारों कथन सही हैं, 1 2 3 4, तो उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संत जसनाथ जी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, संत जसनाथ जी का जन्म 1428 कतरियासर बीकानेर में हुआ। इन्होंने गोरखमालिया पहाड़ी पर 12 वर्ष तक कठोर तप किया और जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की। दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी ने कतरियासर में इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर 500 बीघा जमीन भेंट की, बिल्कुल सही। इस संप्रदाय के अनुयायी द्वारा अग्नि नृत्य, बिल्कुल धधकते हुए अंगारों पर चलते हुए नृत्य करना इसी संप्रदाय की विशेषता है। तो चारों के चारों कथन सही हैं, 1 2 3 4, उत्तर वही सी होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, संत जाम्बोजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। जाम्बोजी का जन्म 1451 पीपासर नागौर में हुआ, बिल्कुल सही है, जन्म 1451 पीपासर नागौर में हुआ था। फिर देखिए, पवार वंशी राजपूत परिवार में हुआ, ये बात भी ठीक है। इनके बचपन का नाम धनराज और ये बाल्यकाल से मननशील और कम बोलता था। मननशील और कम बोलता था, इसलिए इनको गूंगा गहला संत भी कहा जाता है। और इन्होंने 1485 में समराथल बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की, ये बिल्कुल ठीक है। और इन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है, ये बिल्कुल गलत है माय डियर। और विश्नोई संप्रदाय इन्हें विष्णु का अवतार मानता है, विष्णु का अवतार, याद रखिएगा, विष्णु का अवतार माना जाता है। तो अब देख लीजिए, चौथा गलत है, तो 1 2 और 3 सही, इसका उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत चरणदास जी ने निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति परंपरा के संत थे, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने निर्गुण निराकार और सगुण दोनों ही प्रकार के संत थे। इनके बचपन का नाम रणजीत। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 नियमों के पालन की शिक्षा दी, ये गलत है। इन्होंने दिए थे 42 नियमों के पालन की शिक्षा, 42 नियमों के पालन की शिक्षा। और इन्होंने 1739 में नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की, यह भी बिल्कुल ठीक है। और इस संप्रदाय की एक्स्ट्रा बात देखिए, इस संप्रदाय की पीठ दिल्ली में स्थित है और यह राजस्थान का एकमात्र संत जिसका जन्म तो राजस्थान में हुआ, परंतु इसके द्वारा संचालित संप्रदाय की पीठ दिल्ली में स्थित है। तो देखिए, इसका उत्तर भी बी होगा, 1 2 और 4, ये गलत है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए, दादू का जन्म, तो दादू का जन्म हुआ था 1544 गुजरात के अहमदाबाद जिले में। गुजरात के अहमदाबाद जिले में इनका जन्म हुआ था। अहमदाबाद जिले में इनका जन्म हुआ था, बिल्कुल ठीक। अकबर से मुलाकात 1585 में फतेहपुर सीकरी में होती है, फतेहपुर सीकरी। तो लीजिए साहब, अकबर से मुलाकात भी करवा दी। सांबर में प्रथम उपदेश दिया, तो प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने 1575 में। और नारायणा में देह त्याग, इनकी मृत्यु हुई थी 1603 में। तो देखिए, आपका उत्तर होगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, बिल्कुल उत्तर होगा 1 ऊट सही है आपका। तो 2 1 4 3 इनका उत्तर होगा। सांबर में प्रथम उपदेश दिया और 1603 नारायण में इनकी मृत्यु हुई। और इस संप्रदाय के संतों के शव को न तो जलाया जाता है
और नहीं दफनाया जाता है, बल्कि खुले में जंगली जानवरों के भोजन के लिए छोड़ दिया जाता। ये 5 क्वेश्चन थे संत और संप्रदाय के, जो आपके हुए ठीक। नमस्कार, प्रयास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं शिक्षक ग्रेड फर्स्ट यानी कि स्कूल व्याख्याता परीक्षा की टेस्ट सीरीज की जो 6 नंबर की टेस्ट सीरीज हुई है, उससे संबंधित मैनेजमेंट और साइकोलॉजी से संबंधित 15 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम इस सेशन में देखते हैं। तो जल्दी करते हुए सीधा प्रश्नों पर आते हैं। देखिए, क्वेश्चन संख्या 26। ये जो प्रश्न है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस टॉपिक के अंदर हमने मुख्य रूप से RSOS जो है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है, मैनेजमेंट के अंदर एक टॉपिक है, उसको शामिल किया। उसके अलावा एक टॉपिक और 2 टॉपिक्स में लिए हैं। तो पहला प्रश्न है वो है संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जिसके मुख्यालय का जो भवन है उसका नाम एकलव्य भवन है। तो एकलव्य भवन इनमें से कौन से का है? तो सीधा सीधा उत्तर अपन बता देते हैं। ऑप्शन डी सही है, राजस्थान राज्य खुला विद्यालय RSOS, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है ना। इस स्कूल का जो शिक्षा संकुल जयपुर के अंदर ऑफिस बना हुआ है, डॉक्टर S राधाकृष्ण राज्य शिक्षा संकुल जो है, उसके अंदर एक भवन है। उस भवन का नाम है एकलव्य भवन और उसके अंदर RSOS है, उसका हेडक्वार्टर। ध्यान रखिएगा आप। एक बात और ध्यान रखना, RSOS की जो परीक्षा होती है 10वीं और 12वीं की, उस परीक्षा के अंदर जो बच्चे मेरिट में टॉपर्स आते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है। लड़कियों को देते हैं मीरा पुरस्कार और लड़कों को जो पुरस्कार देते हैं उस पुरस्कार का नाम भी क्या है? एकलव्य पुरस्कार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य खुला विद्यालय RSOS के बारे में कथन है, भाई ध्यान से सुनना। RSOS क्या करता है? सहज पाठ्यक्रम और लचीली परीक्षा प्रणाली का विकास करता है। यानी राजस्थान में ये जो RSOS है ना, ये 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए लचीला तो पाठ्यक्रम और लचीली परीक्षा प्रणाली, यानी फ्लेक्सिबल, एकदम सहज, टेंशन वाली कोई चीज नहीं है इसके अंदर, अवेलेबल कराता है। नीचे कारण लिखा है कि ये लचीलापन और सहज पाठ्यक्रम कैसे है, उसकी वजह देखो क्या कह रहा है। राजस्थान राज्य खुला विद्यालय विषय चयन, सब्जेक्ट का चयन करने में अनेक विकल्प और परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु अनेक अवसर उपलब्ध करवाता है। बिल्कुल सही बात है, दोनों बात सही है, दोनों बात सही है। ये पाठ्यक्रम सहज क्यों है? सहज इसलिए है क्योंकि आपको 10वीं और 12वीं में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, यानी कि आपको 15, 20, 30 विषय जो होते हैं, उन विषयों में से कोई 5 विषय चयनित करने पड़ते हैं और आप अपनी मर्जी से, भाई विषय चयन है ना, उसमें विकल्प है, विकल्प है, इसलिए पाठ्यक्रम क्या हो गया? सहज हो गया। सहज इसलिए हो गया कि आप गणित और अंग्रेजी को छोड़ सकते हो, इसके अलावा 5 सब्जेक्ट ले सकते हो। कोई बच्चा गणित में अंग्रेजी में नहीं आता, उसको पिछली बार आया था प्रश्न ये कि कौन सा सब्जेक्ट की अनिवार्यता नहीं है इसमें, अंग्रेजी, इंग्लिश और मैथ की नहीं है, दोनों की। तो अपनी इच्छा अनुसार 5 सब्जेक्ट चुन लो तो सहज हो गया, क्योंकि विषय चयन में विकल्प है। और परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक बार ट्राई नहीं, आप 9 बार ट्राई करो ना, कहां दिक्कत है? आपको 9 चांस दे रहे हैं 5 साल के अंदर 10वीं और 12वीं पास करने के लिए। तो परीक्षा प्रणाली लचीली हुई कि नहीं हुई? तो प्रश्न क्या होगा, उत्तर क्या होगा? A और R दोनों सत्य हैं और R है वो एक ही एकदम सही व्याख्या करता है। तो इसमें तो नहीं लिखा हुआ है, इसलिए उत्तर हो जाएगा D, इसका सही जवाब डी। A और R दोनों सत्य हैं और R एक ही सही व्याख्या करता है। 27 नंबर क्वेश्चन था, 28 में आ जाओ। यह भी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से संबंधित प्रश्न है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के बारे में सत्य कथन कक्षा 10 तथा कक्षा 12 में कथन है 4, पहले इन पर विचार कर लीजिए, कौन सा सही कौन सा गलत। कक्षा 10 और 12 है तो सार्वजनिक परीक्षा 1 साल में 2 बार होती है, एकदम सही बात है। कक्षा 10 और 12 को उत्तीर्ण करने के लिए 5 वर्ष में 7 अवसर है, 7 नहीं है 9 अवसर देता है, इसलिए दूसरी बात गलत, पहली बात सही। तीसरी बात, कक्षा 12 है तो न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु की सीमा नहीं है। अधिकतम आयु की सीमा तो नहीं है, लेकिन कक्षा 12 के लिए न्यूनतम आयु की सीमा है 15 वर्ष कर रखी है, ध्यान रखना, इसलिए तीसरी बात भी गलत।
कक्षा 10 है तो न्यूनतम आयु 14 वर्ष है, एकदम सही है। 10वीं के लिए कम से कम 14 साल उम्र होना जरूरी है, 12वीं के लिए 15 साल होना जरूरी है। तो सही होगी 1 और 4, ऑप्शन में ढूंढ लो, सी ऑप्शन है 1 और 4, बिल्कुल सही है। आगे आ जाइए, RSOS से संबंधित प्रश्न थे। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, अब RSTB से संबंधित दूसरी संस्था है। 2 टॉपिक अपन ने रखे थे इसमें, RSTB राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड। RSTB के बारे में देखो, इसकी 87% का पदेन अध्यक्ष वर्तमान में मदन दिलावर शिक्षा मंत्री, यस, क्योंकि RSTB की गवर्निंग काउंसिल जो होती है ना, उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? शिक्षा मंत्री होता है, इसलिए पहली बात एकदम सही है। दूसरी बात, इसकी 87% यानी गवर्निंग परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 12, यह बात भी सही है। 29 दिसंबर 1973 को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में इसको रजिस्टर्ड किया गया और 1 जनवरी 1934 ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो भैया इसकी तो चारों ही बातें सही है, उत्तर हो जाएगा डी। तो 29 में आपका जो उत्तर है वो हो गया डी। अब आ जाओ आगे, अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल आप सब जानते ही हो, राजस्थान में जो स्कूली पाठ्य पुस्तकें उन सब का मुद्रण, वितरण, संपादन, वितरण करने का काम करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, राजस्थान में स्कूल शिक्षा की पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण एवं विकास राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी RSCERT उदयपुर द्वारा किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण और विकास तो करती है RSCERT, और पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण, भंडारण, विक्रय और वितरण ये करता है RSTB। पहली बात सही, दूसरी बात सही, दोनों बात सही, 1 और 2 दोनों सही, सी ऑप्शन सही है एकदम। इसके बाद में आ जाइए 31 नंबर प्रश्न। 30 के बाद में 31 में किस तिथि से राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ने कक्षा 1 से 8 के साथ साथ कक्षा 9 से 12 की किताबों का मुद्रण करना भी प्रारंभ कर दिया? तो यह तारीख है 27 सितंबर 2010, फिक्स है उत्तर एकदम। देखो ये जो डेट दे रखी है ना, बाकी 19 दिसंबर दे रखी है, गलत है। 1 जनवरी को तो इसने काम करना स्टार्ट किया था, 29 दिसंबर 1973 को इसको स्टेबल किया गया था। 21 मार्च 2005 है ना, ये RSTB है ना, RSTB उसकी सॉरी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना तिथि है। जबकि यहां पर अपने को पूछा है कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ने, ये प्रश्न देखो यहां पर थोड़ा सा क्या है कि गलत डाल दिया। 31 नंबर प्रश्न पर ध्यान देना भाई, इसमें लैंग्वेज यही है क्या? 1 मिनट, 31 नंबर क्वेश्चन, इसमें राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल होना चाहिए था। इस प्रश्न को आप संशोधित कर लेना, यहां पर उत्तर आना चाहिए था RSTB राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है ना, वो किताबों का मुद्रण करता है। तो 1 से 8 तक का करता था, ठीक है, और अब वो करने लग गया कहां से? अब करने लग गया 9 से लेकर 12 तक का भी। तो अब कक्षा 1 से 12 तक राजस्थान में सभी स्कूली पाठ्य पुस्तकें हैं, उनका मुद्रण और वितरण करने का काम 27 सितंबर 2010 से राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल कर रहा है, RSOS नहीं कर रहा है, ध्यान रखना। इसको थोड़ा संशोधित कर रहा है, यहां पर गलत आ गया, अगर प्रश्न में भी गलत आया है तो इसको अपन सुधार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे आ जाइए, अगला प्रश्न। अब यहाँ पे कुछ कार्य दे रखे, इनको सम्मिलित करना है। माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, यानी माध्यमिक शिक्षा सबको मिले। तो माध्यमिक शिक्षा में दिक्कत कहां आती है? सबको दे तो रही है सरकार, लेकिन एक दिक्कत है, 10वीं और 12वीं में बोर्ड की एग्जाम होती है, इनमें बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, फेल होकर शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, इसलिए माध्यमिक शिक्षा से कई बार वंचित रह जाते हैं। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल लचीली परीक्षा प्रणाली और सुविधाजनक पाठ्यक्रम देके ऐसे बच्चों को 10वीं और 12वीं की परीक्षा है ना, उसको पास करने का मौका देता है। इसलिए माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है RSOS राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का। फिर है पाठ्यचर्या और रूपरेखा, यानी करिकुलम फ्रेमवर्क और पाठ्यक्रम निर्धारण, ये राजस्थान में करती है RSCERT।
और पाठ्य पुस्तक का मुद्रण, भंडारण और वितरण ये काम करता है RSTB। और जो गवर्नमेंट टीचर ग्रेड 3 में शिक्षक लगे हुए हैं उनको सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कौन देती है? डाइट। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया 3 4 2 1। 3 4 2 1 सी इसका सही जवाब हो गया। इसी के साथ में आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा कक्षा 10 और 12 में निर्धारित विषयों में से कितने विषयों के चयन की सुविधा? ये तो आया था पिछली बार, आया हुआ प्रश्न है आपके। ये 5 करने तो आपको कम से कम कितने सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे? 5 पे पास होना जरूरी है। बाकी आप 2 एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, टोटल 7 भी ले सकते हो, लेकिन प्रमाण पत्र है ना वो 5 का मिलता है, 2 की केवल अंक तालिका मिलती है। ओके, इसके बाद में आगे आ जाइए। मनोविज्ञान के प्रश्न देखिए अब आप। ये जीन प्याजे के सिद्धांत से संबंधित है। पूर्व परिचलनात्मक अवस्था, संवेदीपेशी अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इनकी अवस्थाएं दी है, अवस्थाओं को सुमेलित करना है। यानी ये तो हो गया POS, ये हो गया SMS, ये हो गया FOS और ये हो गया COS, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है। SMS सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदीपेशी अवस्था। FOS फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज और COS कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो अब इनकी अवस्था में सबसे पहली जो अवस्था होती है ना जीन प्याजे के अनुसार, जो 2 साल तक होती है, वो होती है सेंसरी मोटर स्टेज। तो इसको तो अपने को मिला दो जन्म से लेकर 2 वर्ष में आ जाएगी। इसके बाद में आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये आती है 2 से लेकर 7 वर्ष, तो ये आ जाएगी 4 नंबर में। इसके बाद में आती है D कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये होती है 7 से लेकर 11, तो इसमें आ जाएगी 2। और लास्ट में चौथी अवस्था है वो है FOS औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये आती है यानी 11 से लेकर 18। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2, एक ऑप्शन एकदम सही। जीन प्याजे के सिद्धांत से संबंधित संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। गेस्टाल्ट सिद्धांत के बारे में कथन। गेस्टाल्ट की स्थापना 1914 में मैक्स वर्दिमर ने करी, बिल्कुल करी साहब। जर्मनी की विचारधारा है। कोलर और कोपका ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया, बिल्कुल। मैक्स वर्दिमर, कुर्ट कोपका और वोल्फगैंग कोलर तीनों गेस्टाल्टवाद के मुख्य शुरुआती विचारक माने जाते हैं। यह सिद्धांत यांत्रिक अभ्यास पर बल देता है, नहीं देता भैया थांडाइक का देता है, यह गलत बात है। इसे अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। कोलर ने दिया है लर्निंग बाय इनसाइट, सूझबूझ से सीखने का सिद्धांत। 3 नंबर को काट तो 1 2 और 4 सही है, उत्तर हो जाएगा C 1 2 और 4। आगे आ जाओ। अब एक कथन जीन प्याजे कहता है कि संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ बच्चों की अवस्थाएं भी परिवर्तित होती है ना। अभी 4 अवस्थाएं बताइए आपको, SMS POS COS और FOS उम्र के हिसाब से चेंज होती है, बिल्कुल होती है। फिर नीचे क्या लिखा है कारण में, किसी विशेष अवस्था में बालक के ज्ञान, विचारों, व्यवहारों के संगठन में एक संगठन का एक समुच्चय तैयार होता है और इस समुच्चय को क्या बोलते हैं? स्कीमा। बिल्कुल सही है, स्कीमा। यानी विचारों का समूह होना, ये स्कीमा है। दोनों बातें एकदम सही हैं और बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन है वो इसमें एकदम सही है। 37 में आ जाओ। अंतर्दृष्टि, लर्निंग बाय इनसाइट। अंतर्दृष्टि का जो अधिगम सिद्धांत है उसके बारे में मान्यताएं पढ़िए। 4 मान्यताएं दे रखी है। पहली मान्यता, ये अधिगम धीरे धीरे होता है, नहीं होता, गलत बात। क्योंकि कोलर कहता है कि जीव अचानक सीखता है, अचानक, इसलिए धीरे धीरे वाली बात तो गलत होगी। दूसरा, सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती है, तो सीखने की प्रक्रिया में संज्ञान तो काम करता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी बात लिखी है, प्राणी घटक भागों की बजाय पूरी स्थिति पर प्रतिक्रिया करता है। प्राणी घटक भागों के बजाय पूरी समस्या, पूरी स्थिति पर विचार करता है, ठीक है। और इसके लिए समस्यात्मक परिस्थितियों का होना जरूरी है। तो देखो 37 नंबर प्रश्न है ना, इसमें जो 4 बातें हैं,
समस्या तो देखो, आपने पता है कि चौथी बात के लिए आप सबने पढ़ा है कि सुल्तान नामक चिंपैंजी जो था उसके सामने समस्या क्रिएट करी थी, सीलिंग के ऊपर केले लटकाए थे और उस बॉक्सों पर चढ़कर छड़ियों से जोड़ जोड़ कर किस प्रकार से उसने केले प्राप्त किए थे, ये सारी बातें आप सबने पढ़ी है। तो निश्चित रूप से ये जो सारी बातें हैं ना, ये इस सिद्धांत में है, लेकिन पहली बात है ना वो सिरे से खारिज है। देखो पहली बात, आपने पहली बात क्या पढ़ी इसके अंदर कि ये धीरे धीरे होता है, तो धीरे धीरे होने वाली बात गलत हो गई, बाकी तीनों बातें एकदम सही। इसलिए उत्तर हो जाएगा, एक को छोड़ दो, 2, 3 और 4 सही है, बी उत्तर एकदम सही। अगला प्रश्न आ जाओ। ये कुछ विचार हैं, इनकी विशेषताओं के साथ में, कंसेप्ट है ना, इनको विशेषताओं के साथ में जोड़ना है। अव्यक्त अधिगम, संज्ञानात्मक मानचित्र, सप्रयोजन व्यवहारवाद, पुरस्कार प्रत्याशा, इधर इनकी विशेषताएं दे रखी हैं। आपको इनका आपस के अंदर क्या करना है, मिलान करना है। पहली बात है अव्यक्त अधिगम। तो देखो अव्यक्त अधिगम पहला जो है ना, उसका कौन से मेल खा रहा है। अव्यक्त अधिगम किसको कहते हैं, जब बिना किसी तत्काल सुदृढ़ीकरण, बिना किसी पुनर्बलन, सुदृढ़ीकरण को पुनर्बलन बोलते हैं, बिना किसी पुनर्बलन के अगर बच्चा तत्काल सीख रहा है ना, इसका मतलब अव्यक्त अधिगम। पहली बात। संज्ञानात्मक मानचित्रण, संज्ञानात्मक मानचित्रण का मतलब क्या है कि बच्चा इसमें क्या करता है भाई, कॉग्निटिव जो कंसेप्ट मैपिंग करता है, उसके अंदर बच्चा क्या करता है, वातावरण का एक मानसिक निरूपण तैयार करता है, अपने दिमाग में एक इमेज तैयार करता है। इसलिए संज्ञानात्मक मानचित्र में किसी विषय वस्तु के बारे में दिमाग में मानचित्र या मानसिक रूप से एक निरूपण करना, एक इमेज बनाना। तो इसमें हो जाएगा बी। सप्रयोजन व्यवहारवाद, सी जो है सप्रयोजन व्यवहारवाद का मतलब होता है, प्रयोजन का मतलब कोई उद्देश्य अलग से होता है, तो व्यवहार का एक निश्चित लक्ष्य और उद्देश्य होता है। तो ऐसे व्यवहारवाद को अपन क्या कहते हैं, जैसे थॉर्नडाइक के सिद्धांत में हम मछली का जो मांस का टुकड़ा पड़ा था उसको देखकर और बिल्ली ने रेस्पॉन्स किया, तो वो चीज हो गई। और पुरस्कार प्रत्याशा, पुरस्कार प्रत्याशा का मतलब क्या है, पुरस्कार केवल मार्ग चुनने के लिए एक संकेत के रूप में कार्य करता है। ये आपस में मिलान करने वाले हैं और इस प्रकार से एकदम सही ऑप्शन हो गया 2, 1, 2, 3, 1, 4। आगे आ जाओ। अब कुर्ट लेविन के क्षेत्र का सिद्धांत, क्षेत्र का सिद्धांत क्या है, विचार देखिए। लेविन को आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान का संस्थापक माना जाता है, बिल्कुल सही है। इस सिद्धांत को तलरूप सिद्धांत और समीपस्थ विकास का समीपस्थ सिद्धांत भी बोलते हैं। लेविन के अनुसार सीखना केवल भौतिक पर्यावरण पर ही निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है। और इस सिद्धांत में जीवन स्थान को विशेष महत्व दिया गया, यानी अपने आसपास की जो परिस्थितियां होती हैं वो सिखाने में बहुत ज्यादा मददगार होती हैं। इस बात का इसमें पूरी तरह से समर्थन किया गया। तो इसके अनुसार जो सही कथन है उसका चयन करना है। तो इसके अंदर तो चारों ही बातें सही हैं, तो चारों ऊपर तो है नहीं, इसलिए उत्तर हो गया डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। और इस प्रकार से अपन ने 39 के बाद में लास्ट प्रश्न देखो, रॉबर्ट एस गेने। देखो रॉबर्ट एस गेने का जो सिद्धांत है ना, अधिगम सिद्धांत है, इसको अपन बोलते हैं पदानुक्रम या सोपानिक अधिगम सिद्धांत। गेने क्या कहता है कि सीखने का एक क्रम होता है, और इसने सीखने की कितनी सीढ़ी बताई है, 8 बताई है। कि अधिगम है ना, अपने को सरल से कठिन की तरफ कराना चाहिए। सबसे पहले 1 नंबर पर उसने बताया है, पहला संकेत अधिगम। ध्यान से सुनिएगा, संकेत अधिगम का मतलब होता है कि ये अधिगम कराने का सबसे, देखो पहले तो अपन इन चारों को देख लेते हैं। संकेत अधिगम तो क्या व्यवस्थित करना क्रम से, तो ये सबसे पहले आएगा। इसके बाद में शाब्दिक साहचर्य, शब्दों का सहयोग लेकर अपन सिखाएं। पहले तो खाली चित्र या प्रतीक से सिखाया, फिर शब्दों से सिखाया, ये इससे थोड़ा सा जटिल। इसके बाद में कंसेप्ट क्लियर करना, संप्रत्यय बनाना, इससे। और चौथा है, ये तीसरा है समस्या समाधान, ये सबसे कठिन है। 8 जो बताए उसमें सबसे सरल तो ये है और सबसे कठिन ये है। तो यहां जब क्रम देखें तो हो जाएगा 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3। उत्तर तो हो गया अभी, लेकिन ये तो 4 ही बात है, यहां पर टोटल बात कितनी है, 8 है। तो पहला तो हो गया संकेत,
दूसरा जो अधिगम का रूप बताया है वो बताया है उद्दीपक अनुक्रिया। उद्दीपक अनुक्रिया थॉर्नडाइक वाला सिद्धांत है ना कि उद्दीपक दो और अनुक्रिया करो, ठीक है। तीसरा जो सिद्धांत बताया है वो गेने ने बताया है श्रृंखला अधिगम, जिसमें अपन क्या करते हैं, एक चेन सिस्टम से बच्चे को क्रमबद्ध ढंग से सिखाते हैं, ठीक है ना, एक के बाद दूसरी चीज, एक के बाद दूसरी, एक क्रम रखते हैं निश्चित रूप से। चौथा जो स्वरूप उसने बताया है वो है शाब्दिक साहचर्य, जिसमें अपन क्या करते हैं, ये हो गया चौथा, शाब्दिक साहचर्य, ठीक है। शाब्दिक साहचर्य हो गया, तो ये श्रृंखला अधिगम से थोड़ा सा क्या है, जटिल। अब जटिलता बढ़ती जा रही है जैसे आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर की अपन बात करते हैं कि शब्द साहचर्य अधिगम के बाद में जो छठा रूप है वो है संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय अधिगम ये रहा, दोबारा सुन लीजिए, सॉरी। पहला हो गया संकेत अधिगम, दूसरा हो गया उद्दीपक अनुक्रिया, तीसरा हो गया श्रृंखला, चौथा हो गया शाब्दिक साहचर्य, और 5 नंबर में पहले आ जाएगा बहुविवेचन अधिगम। बहुविवेचन या विभेद, बहुविवेचन, इसी को बोलते हैं भेद या विभेद अधिगम, जिसमें अपन अलग अलग कंसेप्ट को अलग अलग करके बच्चे को समझाते हैं। और 6 में आ जाएगा संप्रत्यय, संप्रत्यय अवधारणा आ जाएगा। इसके बाद में 7वां जो रूप है वो है सिद्धांत अधिगम। इसमें अपन थ्योरी, किसी चीज के थ्योरी सिद्धांत का निर्माण करते हैं। और 8वां जो सबसे कठिन है, जिसको अपन ने 3 समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्व, समस्या समाधान। इस प्रकार से रॉबर्ट गेने कहता है कि अपन ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो कठिनाई स्तर बढ़ता चला जाएगा, और इधर से इधर आएंगे तो सरल होता जाएगा। इसको कहते हैं अधिगम का सोपान श्रृंखला या सोपानिक अधिगम सिद्धांत। रॉबर्ट गेने ने इसका प्रतिपादन किया। इस प्रकार से अपने शिक्षा मनोविज्ञान और शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित जो अपने 15 प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। वो कह रहा है कि एक कक्षा में 70 छात्र हैं, टोटल छात्रों की जो संख्या बताई गई है वो है 70, जिसमें से 50 छात्रों को क्रिकेट पसंद है, ठीक है, 35 को क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद है। क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद किसको है, 35, और कुछ को केवल फुटबॉल पसंद है, ठीक है। तो वो वेन आरेख बताइए जिससे उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनमें हमें कुछ ऐसा है कि टोटल तो कितना रहना चाहिए, 70। अब अगर यहाँ पर 3 चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, ए, बी और सी। मान लो ये क्रिकेट खेलते हैं, ये फुटबॉल, तो क्रिकेट खेलने वालों की संख्या A+B दोनों होगी। हाँ, अगर वो केवल कहता तो मैं एक ही संख्या लिख सकता था, मतलब ये 50 है ना, इस पूरे का मान है 50, ठीक है। अब उसमें से क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, वो 35 है। इसका मतलब यहाँ पे बीच में तो हमें निश्चित रूप से कितना मिलेगा, 35, यहाँ पे कितना मिलेगा, 15। तो अगर मेरे पास में ये संख्या है 35 और ये है 15, तो 50 तो यही हो गए। तो यहाँ कितने बचेंगे मेरे पास में, 20। तो एक बीच में 35 होना ज्यादा जरूरी है, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब क्रिकेट 50 खेलते हैं, 50 क्रिकेट वालों में से 35 ऐसे हैं जो फुटबॉल भी खेल लेते हैं, तो केवल क्रिकेट वाले कितने होने चाहिए, 15। वो 15 इसमें भी नहीं दिख रहा, वो 15 इसमें भी नहीं, तो कहीं ना कहीं ये हो गया कि ये क्रिकेट खेलने वाले टोटल तो 50 हैं, केवल क्रिकेट वाले कितने हैं, 15। अब ये 35 हो गए, तो 50 और 20 70, तो टोटल हमारे लिए 70 मिलना चाहिए था। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक वेन डायग्राम आपको दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। ये 3 सर्कल का मतलब है कि इन तीनों में कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। अब महिलाएं अगर देखा जाए तो ड्राइवर हो सकती है, कुछ तो होंगी, कुछ महिलाएं ड्राइवर भी होंगी और कुछ महिलाएं आर्किटेक्ट भी होंगी। तो इसका मतलब इसमें तो कुछ का संबंध आ रहा है, और हमें संबंध चाहिए जिसमें कोई भी संबंध नहीं बनता हो, ये तीनों का अलग अलग रिलेशन दिखे। अब डॉक्टर हैं तो वो करदाता तो होंगे, कुछ डॉक्टर तो टैक्स पे करते ही होंगे, तो ये भी नहीं बन सकता इसमें। प्रिंटर, टीवी, वॉशिंग मशीन, तीनों अलग अलग गैजेट्स हैं, प्रिंटर का काम अलग है, टीवी का अलग है, वॉशिंग मशीन का अलग है, तो निश्चित रूप से इसका डायग्राम तीनों अलग अलग ही होगा। कार, वाहन और स्कूटर,
कार भी एक वाहन है और स्कूटर भी, तो कार और स्कूटर दोनों उसी में आते, तो इसका भी ये डायग्राम नहीं होगा। तो निश्चित रूप से इसका जो डायग्राम हो सकता है वो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन हमारा हो सकता है। आपके पास में ये डेटा दिया गया है, क्या कहता है, जो व्रत है ना वो सैनिकों को बताता है। ये किसके लिए है भाई, सैनिक के लिए। वर्ग जो है ना वो भारतीय के लिए, और त्रिभुज जो है ना वो किसके लिए है, गायक के लिए। ठीक है, आपको बताना है कि संख्या 5 किस श्रेणी को दर्शाती है। जो 5 संख्या है वो किसके आती है, ये 5 संख्या इसमें भी आ रही है, इसका मतलब ये 5 संख्या वाले गायक भी हैं। ठीक है, प्लस ये आयत में वर्ग में भी आ रही है, इसका मतलब ये भारतीय भी है। लेकिन ये सर्कल से बाहर है, इसका मतलब ये सैनिक तो नहीं है। इसका मतलब 5 वो व्यक्ति हैं जो गायक के होने के साथ भारतीय तो हैं लेकिन सैनिक नहीं है। ठीक है, तो भारतीय गायक जो सैनिक है, नहीं सैनिक नहीं है, भारतीय गायक जो सैनिक नहीं है, निश्चित रूप से आंसर क्या होगा, जो बी ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। यही है जो 5 संख्या को प्रदर्शित करना चाहता है।